नमस्ते साथियों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मूल्यों पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार मूल्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार मूल्य हमारे जीवन को उज्ज्वलता की ओर ले जाते हैं। आज हम जो मूल्य है उसकी जो आधार भूमि होती है वो होता है दर्शन। और दर्शन की जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो धाराएं पाश्चात्य दर्शन की हो, चाहे वो धाराएं भारतीय दर्शन की हो, उन धाराओं ने हमारे मूल्य शिक्षा को प्रभावित किया है। तो आज हम दर्शन और मूल्य के बीच किस प्रकार का पारस्परिक संबंध है उस पर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि भारतीय दर्शन की और पाश्चात्य दर्शन की जो दृष्टि में क्या अंतर रहता है उस पर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले दर्शन। तो ये जब हम दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में यही आता है कि वो ईश्वर के बारे में बातें, मोक्ष के बारे में बातें, आत्मा के बारे में बातें, वो दर्शन का होता है। और दर्शन को प्राय एक शुष्क विषय माना जाता है, एक रूखा सूखा विषय माना जाता है। परंतु साथियों, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जब मनुष्य ने सोचना आरंभ किया, जब चिंतन आरंभ किया, तो सबसे पहले इसी विषय का प्रारंभ हुआ था। जो पुराना जो राजनीति शास्त्र है, विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, ये सब दर्शन के ही पार्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, ज्ञान में थोड़ी और गहराई आई, तब धीरे धीरे ये भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, ये दर्शन शास्त्र की जो मूल विषय वस्तु है उससे अलग हुए। तो जो दर्शन है वो इंग्लिश में इसको कहते हैं फिलोसफी। तो फिलोसफी है वो, उसके लिए जो ग्रीक भाषा का शब्द है फिलोस और एक है सोफिया। तो फिलोस का अर्थ होता है ज्ञान, अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति जो प्रेम है या ज्ञान के प्रति जो अनुराग है उसे हम पाश्चात्य दृष्टि में दर्शन शास्त्र का उसको पर्याय कहा जाता है। तो एक तरह से एक शब्द में लिखेंगे तो ज्ञानानुराग जो है वह क्या है, वह है दर्शन का शाब्दिक अर्थ। तो पाश्चात्य धारणा है उसमें जो कुछ जानने की इच्छा थी या जैसे ज्ञान को जानने के प्रति जो उत्कंठा थी या ज्ञान के प्रति जो प्रेम का भाव था उसे दर्शन कहा गया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यही लिखा है कि जो नई नई जानकारी की इच्छा रखता है, जो नए नए विषयों के प्रति अपना प्रेम जगाता है, जिसमें सदैव कुतूहल का भाव रहता है, उसे हम एक शब्द में दार्शनिक कह सकते हैं। और प्लेटो तो इससे आगे जाकर भी कहते थे कि राजा को भी दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये थी एक हमारी जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें इसका जो अर्थ है। तो वहाँ पर भी था यही कि मनुष्य का जो जीवन है वो कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके बारे में सोचना। और इसलिए इसको कहते हैं, ये एक तरह से पाश्चात्य जो दार्शनिक थ्योरी है उसमें बुद्धि का महत्वपूर्ण है और बुद्धि और ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है कि दर्शन में बौद्धिकता और ज्ञान का जो ज्ञान के प्रति जो अनुराग है ये एक जरूरी चीज मानी गई। अब हम बात करते हैं, इसको एक बार साफ कर देते हैं
अब हम बात करते हैं दर्शन की, जो हमारी भारतीय अवधारणा है। यह संस्कृत का एक शब्द है, दृश्य। दृश्य धातु है जिसका अर्थ होता है देखना। तो देखना क्या, अंग्रेजी में देखने के लिए दो शब्द होते हैं, एक लुक और सी। तो लुक होता है वहां, उसका अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना। अब देखना कैसे, इस जगत को देखना, इस सृष्टि को देखना, ये सृष्टि के मूल में क्या है उसको देखना, और इन सब बात के बाद में इस मनुष्य जीवन को कैसे अर्थवान बनाया जा सके, इस मनुष्य जीवन को कैसे नैतिक बनाया जा सके, इस मनुष्य जीवन को कैसे शुभ बनाया जा सके, इसके लिए सोचना, और उसके क्या क्या देखने का नजरिया हो सकता है। तो एक तरह से नजरिया, उसी से दृष्टि बनती है। ये दृष्टि, ये आपके बाद काम करने का, जो सोचने का जो ढंग है, इन सब को हम एक तरह से दर्शन कहते हैं। तो भारतीय जो अवधारणा है उसमें जो दर्शन है वो अनुभूति का विषय रहा है कि मनुष्य जो भी अनुभव करता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, और इस संसार में जो दुख है उसके कारणों के बारे में। जैसे महात्मा बुद्ध ने माना कि मनुष्य है का जो जीवन है वो दुख में है, दुख का कारण ईर्ष्या है। तो ऐसे वो अनुभव किया। तो भारतीय जो अवधारणा है उसमें अनुभूति मुख्य है, परंतु यहाँ भी जो दृष्टि यही है कि कैसे इस मनुष्य के जीवन को सुधारा जाए, कैसे इस मनुष्य के जीवन में कल्याण का भाव लाया जा सके, कैसे एक मनुष्य के जीवन को, जो अन्य प्रजातियों का जीवन है उससे बेहतर बनाया जा सके, उससे अच्छा बनाया जा सके, उससे अधिक कल्याणकारक बनाया जा सके। इस कंसेप्ट को लेकर के जो भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन की दोनों अवधारणाएं हैं, उसमें मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मनुष्य है उसके जीवन की बेहतरी होनी चाहिए। वह मनुष्य जीवन एक कुशल होना चाहिए, एक बेहतर होना चाहिए। इसकी बात शुरुआत से ही दार्शनिक सभी अवधारणाओं में ध्यान में रखी गई। अब जो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत में धर्म और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यहाँ जो धर्म है वो संप्रदाय से भिन्न है। तो भारतीय जो परंपरा है इसमें जो धर्म है वो ही धातु है, उसमें ही धातु का अर्थ ये होता है धारण करने योग्य है। तो जो मनुष्य के लिए धारण करने योग्य हो, जो मनुष्य के लिए अपनाने योग्य हो, जो मनुष्य के लिए जो आचरण के योग्य है, उसे हम कहते हैं धर्म। एक तरह से धर्म भी मूल्य के करीब करीब उसका अर्थ है। तो धार्यति इति धर्म है, जो धारण करता है वही धर्म है, और वो किस अर्थ में, शुभ अर्थ में। तो हम अगर, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाद में धर्म को और दर्शन की बिल्कुल धाराएं अलग भी हुई है, परंतु अगर धर्म को उस अर्थ में लिया जाए जिसमें धारण करने योग्य जो बातें हैं वह धर्म है, तो यह दर्शन के बिल्कुल करीब है, और उससे हमारा मूल्य निर्माण की ओर अग्रसर होना समीचीन प्रतीत होता है। अब जब हम बात करते हैं कि जो मूल्य है वो इस दर्शन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो वो इसी प्रकार जुड़ा हुआ है कि जो दर्शन है वो भी मनुष्य की बेहतरी की बात करता है, और मूल्य भी मनुष्य की बेहतरी की बात करता है। तो जब दर्शन में नैतिकता के साथ साथ अन्य बातें भी होती है और उनका भी समावेश होता है, परंतु हमारा यहाँ जो उद्देश्य है हम वो बात करेंगे जो मनुष्य को नैतिक बनाता है, जो मनुष्य के चरित्र को शुभ बनाता है, जो मनुष्य के चरित्र को व्यावहारिक बनाता है, और वो जो मनुष्य को परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई बनाता है। तो अब हम इसके लिए बात करते हैं कि जो ये देखो,
जो पाठ्यचर्या बनती है उसके लिए हमने पहले भी बात की थी। यहाँ होता है दर्शन। अब दर्शन की ये शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक नंबर ये है तत्व मीमांसा, इंग्लिश में इसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तत्वों के बारे में बात होती है, आत्मा, परमात्मा, जीव। यह है ज्ञान मीमांसा, पूरे ज्ञान के बारे में चिंतन होता है, व्याख्या होती है। तीसरा है तर्क मीमांसा, लॉजिक। और चौथा है मूल्य मीमांसा। आप गौर करेंगे कि ये जो चार इसके विभाग है दर्शन शास्त्र के मुख्य, तो हमारा जो विभाग है वो इस मूल्य मीमांसा से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ मूल्य की मीमांसा का मतलब होता है मूल्य की व्याख्या, मूल्य के गहराई में जाकर के उसको खोलना। तो जो इसमें जो मूल्य मीमांसा में धार्मिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, बहुत प्रकार के इसके विभाजन किए जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ऐसे मूल्यों की बात करेंगे जो जीवन मूल्य होंगे, जो जीवन को सुंदर बनाए, जो जीवन को बेहतर बनाए और जीवन को कल्याणकारक बनाए, और जो इस दुनिया में उस जीवन की उपयोगिता सिद्ध करे, उसका मनुष्य का होना इस समाज के लिए बेहतर हो, उसकी हम बात करेंगे। तब हम मूल्य मीमांसा की बात में उस बात को शामिल करेंगे। इसमें जो जीवन मूल्य है वो हमारे व्यवहार को किस प्रकार निर्देशित कर सकते हैं, उस किस प्रकार उस व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो पहले जो हम बात करेंगे कि ये जो मूल्य मीमांसा है इसमें और क्या क्या शामिल हो सकता है। इसमें जो अभी जो हम जितने मूल्यों के प्रकार बताए थे वो तो शामिल है ही। हम यहाँ केवल हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं, तो हम जीवन मूल्यों की बात करेंगे, वो मूल्यों की बात करेंगे जो एक तो जीवन मूल्यों की बात करेंगे, दूसरा हम करेंगे पाठ्यचर्यागत मूल्यों की बात करेंगे, जो हमारे पाठ्यचर्या को बेहतर बना सके, उसमें कुछ आदर्शों की बात की जा सके, कुछ जो अच्छेपन की बात की जा सके, उनके हम बात करेंगे। और उस मूल्य मीमांसा में अंग्रेजी में दो प्रकार के शब्द है, एक तो होता है एथिक्स और एक होता है इसका मॉरलिटी। ये दोनों शब्द आपने सुना होगा। जो अभी आईएएस का पेपर होता है उसमें एथिक्स का पेपर होता है, और मॉरलिटी हम ये मानते हैं कि कहते हैं ये तो आदमी इसका मोरल ही खत्म हो गया, ये आदमी मॉरललेस है, इस प्रकार की शब्दावली हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो दरअसल है क्या, पहले इन दोनों को भी समझना जरूरी है कि किस प्रकार ये मूल्य मीमांसा के ही अंतर्गत शामिल होते हैं। अब जो एथिक्स है इसका जो मूल शब्द है इथोस। इथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। और मोरालिटी शब्द का मूल अर्थ, मूल शब्द है मोर्स, जो लैटिन का शब्द है, उसका अर्थ होता है रीति रिवाज। अब कालांतर में क्या हुआ, इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो थोड़ा बदल करके इस अर्थ में आ गया आंतरिक विशेषता। आंतरिक विशेषता का मतलब भीतरी अच्छाई। जैसे मनुष्य काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, इससे हमारा ज़्यादा कोई उद्देश्य मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है कि मनुष्य की सोच अच्छी होनी चाहिए, मनुष्य की समझ अच्छी होनी चाहिए। उससे बड़ी बात कि मनुष्य की क्रियाशीलता अच्छी होनी चाहिए। तो क्रियाशीलता में जो अच्छाई है वही मूल्य की श्रेणी में शामिल होती है। इसके लिए
अब ये शुरुआत तो रीति रिवाज की बात थी। अब रीति रिवाज का यहाँ जो लाक्षणिक अर्थ है वो लाक्षणिक अर्थ है आंतरिक विशेषता। आंतरिक विशेषता, दोबारा आंतरिक लिख दिया। आंतरिक विशेषता मतलब इंटरनल स्पेशलिस्टी, और यहाँ अपने आप में ही एक लाक्षणिक अर्थ में पवित्रता का भाव शामिल है। तो जो एथिक्स है और जो मोरलिटी है, दोनों में ही मनुष्य के भीतर की अच्छाई, मनुष्य के हृदय की भलापन, मनुष्य की आत्मा की सच्चाई, मनुष्य तो ये एक तरह से मनुष्य के भीतर की जो सुंदरता है, एक तो बाहरी सुंदरता होती है, हम नहा लिए धो लिए अच्छे कपड़े पहन लिए, वो सुंदरता नहीं, हमारे अंदर की सुंदरता, हम बात कैसे करते हैं, लोगों के साथ पेश कैसे आते हैं, लोगों के दूसरों के प्रति हमारे मन में सोच कैसी है, वो जो भाव है, वो भीतरी जो अच्छाई है, उसको हम कहते हैं एथिक्स या मोर। इन दोनों शब्दों में ये अर्थ होता है। फिर अब तो दोनों से इनमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जब हम अध्ययन करते हैं विषय का, तब हम उसको कह देते हैं एथिक्स, और जब कई मूल्य मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, कई मूल्य मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो है हमारा मोरलिटी। ये जो मोरलिटी है तो वो तभी संभव होगी जब उसमें कई मूल्य शामिल होंगे। ये सच्चाई, ये प्रेम, ये अहिंसा, ये बंधुत्व, तो ये सब जो मूल्य है, ऐसे सारे मूल्य मिलेंगे और उस समाज में इस प्रकार के मूल्यों का एक संरचना बनेगी, तब हम कह सकते हैं ये समाज मोरल समाज है, या इस समाज में मोरलिटी है, या ये व्यक्ति मोरलिटी वाला व्यक्ति है। तो कई मूल्य मिलकर, कई मूल्य मिलते हैं, तब हम उसको कहते हैं ये मोरलिटी है। और इसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं नीति शास्त्र। तो ये जो एडम्स ने कहा है कि जब मूल्य क्रियाशील होते हैं तब ही मूल्य मूल्य कहलाएंगे। अगर क्रियाशील नहीं है तो हम उसको मूल्य नहीं कह सकते, वो मोरलिटी भी नहीं है और वो एथिक्स भी नहीं है। तब ये जो दर्शन है, दर्शन का जो क्रियात्मक पक्ष है, दर्शन तो सोचता है कि ये आत्मा होती है, परमात्मा होता है, ये आचार्य शंकर का मार्ग है, जो वो है मान लो, तो आचार्य शंकर ने जो कहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और अद्वैत है। मध्वाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है। और तो मान लो जो चारवाक का दूसरा मत है, तो सबके अपने अपने जो मत है, ये केवल सिद्धांत में है। जो व्यवहार में अपनाया जाता है, जो उसका क्रियात्मक पक्ष है, वो है नीति शास्त्र, या उसे हम कहते हैं मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा एक तरह से दर्शन की व्यवहारिक ब्रांच है, प्रैक्टिकल ब्रांच है। तो अगर व्यवहारिकता नहीं है तो मूल्य मीमांसा को हम उस अर्थ में नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो उसका मूल उसकी संरचना है, या मूल उसका कंसेप्ट है। अब हम इन दो, इसके बाद हम जो बात इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है वही नीति शास्त्र है, वही एथिक्स है, वही मोरलिटी है, और वही मूल्य मीमांसा है। इन चीज़ों को अपने को समझना जरूरी है। तो अगर हम एक पंक्ति में कह सकें तो कि मूल्य और दर्शन क्या है, तो जो दर्शन का जो व्यवहारिक रूप है वह मूल्य है, या दर्शन का जो क्रियात्मक पक्ष है वह मूल्य है। यह एक दर्शन की शाखा है जिसमें मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, और जिसे हम नीति शास्त्र भी कहते हैं।
ये मूल्य मीमांसा है। इस प्रकार हम इस दर्शन और मूल्य के परस्पर संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। और इसमें एक धारणा भारतीय धारणा है जहाँ पर अनुभूति मुख्य है, और एक पाश्चात्य धारणा है जिसमें बौद्धिकता मुख्य है या ज्ञान वहाँ मुख्य है। परंतु हमारा जो उद्देश्य ये है कि हम दोनों परंपराओं की जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करें और उन अच्छाइयों को बच्चों के साथ उसके साथ काम करें और बच्चों में ऐसी अच्छाइयाँ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे लिए कोई अस्पृश्य नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत सम उदार सरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय अवधारणा यही है और भारतीय मूल्य ये है। तो हमें जहाँ पाश्चात्य दर्शन में कोई अच्छी बात मिले तो भी हम उसको मूल्य में डालेंगे, और चाहे भारतीय दर्शन में कोई अच्छी बात मिले तो भी हम उसको मूल्य में डालेंगे। तो भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शनों का जो प्रभाव पड़ा है उसको हम मूल्य मीमांसा के अंतर्गत शामिल करेंगे, और वही हमारा एथिक्स है और वही हमारी मोरलिटी है। अंतर इतना ही है, एथिक्स मोरलिटी में पुनः कह देता हूँ। तो एथिक्स हमारा जब अध्ययन करते हैं कुछ मूल्यों का तब वो एथिक्स कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। और जब हम उसके क्रियात्मक रूप की बात करते हैं, उस मूल्यों की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोरलिटी। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार के जो दर्शन के जो मत है उन्होंने हमारे इस मूल्य मीमांसा को प्रभावित किया है या मूल्यों को प्रभावित करने का काम किया है। तो मुख्य 4 मत है। एक प्रयोजनवाद, एक प्रकृतिवाद, तीसरा अस्तित्ववाद और चौथा है मानवतावाद। अब आप गौर करेंगे ये 4 जो मत है, इन चारों मतों ने ही हमारी जो मूल्य विधान को प्रभावित करने का काम किया है। और चारों मतों में जो अच्छी अच्छी बातें होगी हम वो बातें उन बच्चों में प्रवेशित करने का प्रयास करेंगे जो बच्चे हमारे आने वाले समय में हमारे साथ रहेंगे या जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो पहला है, मान लो इसको यहाँ से जोड़ते हैं, प्रकृतिवाद। तो प्रकृति में वाद में 2 अर्थों में आती है प्रकृति। एक तो भौतिक प्रकृति और दूसरी है बच्चे की प्रकृति। तो बच्चे का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें जिज्ञासा होगी, छोटा बच्चा है तो शरारत भी करेगा, तो बच्चा है वो कभी कभी आपस में गुत्थम गुत्था भी हो सकते हैं। तो बच्चे की जो प्रकृति है उस पर दृष्टि रखते हुए हमें मूल्य निर्माण की बात करनी चाहिए। उस बच्चे की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके उसको जबरदस्ती किसी प्रकार का मूल्यों का बोध करके उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे करके तुम भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ या लंबे लेट जाओ, ये करो, वो योग करो, वो करो, ये इस प्रकार की उसको बातें उस पर थोपी नहीं जानी चाहिए। बच्चे की प्रकृति और भौतिक प्रकृति, सुबह का मौसम है, प्रकृति का वातावरण है, कोयल कूज रही है, उसके साथ बच्चे को घूमने दो, उनके साथ मस्ती करने दो। तो जो ऋतुओं का बदलना है, सूरज का चमकना है, चंद्रमा का है, तारों का है, तो ये जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो या जो प्रकृति में जो अपने आप जो प्रकृति काम कर रही है उसके साथ बच्चे को तालमेल बैठाना चाहिए, उसके साथ बच्चे का आपस में जोड़ बैठाना चाहिए। इसके साथ किसी प्रकार का कोई उसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसकी जो रूसो है वो इस प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक थे और इन्होंने प्रकृति पर खूब काम किया और उन्होंने ये माना कि बच्चा ही मुख्य है, बच्चे के स्वभाव है, उसके साथ किसी के प्रकार का छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। ये प्रयोजनवाद है, इसी को हम व्यवहारवाद भी कहते हैं, व्यवहारिकतावाद कहते हैं। ये मानते हैं कि जो मूल्य वो ठीक है जो समाज, काल, स्थान सापेक्ष हो, उसमें व्यवहारिकता मुख्य होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो अमेरिका का जो शीलर है ये इसके जनक थे।
फिर बाद में ये पियर्स और जेम्स, इन्होंने इसका आधुनिक रूप प्रदान किया। मुख्य काम इसका जेम्स का है, जिन्होंने इसके प्रयोजनवाद को बहुत अलग तरीके से इसकी व्याख्या की और ये बताया गया कि मनुष्य के कार्य वही ठीक है जो समाज के भले के लिए हो, जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल हो। तो हम इस मत को भी, इसकी जो अच्छाई यही है कि जो हमेशा जो मूल्य है वो विवेक, उस विवेक के साथ रहना चाहिए। और जब लगता है कि ये मूल्य हमारे आज के समय काल परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहे हैं, तो हमें उस मूल्य को छोड़ देना चाहिए। तो ये एक इसका प्रयोजनवाद का मुख्य था। इसका मतलब यही है, इस प्रैक्टिकलिज्म जो व्यवहार में ठीक है वो ठीक है, और व्यवहार में जो ठीक नहीं है उसे हम ठीक नहीं मानते। ये तीसरा है अस्तित्ववाद। ये इसका जो जनक थे किरकेगार्ड, उन्होंने कहा भी जो मनुष्य है वो जब संसार में आता है तो उस पर किसी प्रकार का पहला कोई सिद्धांत, चाहे वो भौतिक सिद्धांत है चाहे आध्यात्मिक सिद्धांत है, वो उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में ये सार्त्र है, सिमोन द बुआ के साथ इन्होंने काम किया था, ये इन्होंने अस्तित्ववाद पर खूब काम किया था। इनका मत यही था कि जो मनुष्य, हर मनुष्य महत्वपूर्ण होता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसके कार्य, वो सब महत्वपूर्ण है। तो इसी उस पर किसी प्रकार का आध्यात्मिक दबाव डाला जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति है उसमें हर मनुष्य को एक विशेषता प्रदान की है, और उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्तव्य यही होता है कि हम उसके जो उसकी निजी व्यक्तित्व है उसको उभारना चाहिए और उसी का विकास करना चाहिए। इसमें अस्तित्व का मतलब होता है वजूद। तो हर व्यक्ति का अपना वजूद होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में आगे है, वो शास्त्र से प्रभावित है, ये प्रभा खेतान जो हिंदी की बड़ी कथाकार हुई है, उन्होंने शास्त्र की जीवनी लिखी है। उन्होंने यही कहा था कि ये दीप अकेला सिरे भरा गर्व भरा मत माता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो कहने का मतलब पहला मुख्य काम है, समाज का विकास वो तभी करेगा जब वो पहले अपना खुद का व्यक्तिगत विकास करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी अस्तित्ववाद की, कि उसका वजूद रहना चाहिए समाज में, हर व्यक्ति का अपना महत्वपूर्ण वजूद होना चाहिए, और उसकी जो निजी विशिष्टता है वह समाज के सामने खुले रूप से आनी चाहिए। और अगला जो बिंदु है वो मानवतावाद। मानवता का मतलब मानव को ही महत्वपूर्ण मानना, सब कुछ करना किसके लिए, मानव के लिए करना। ये एम.एन. राय ने इन्होंने इस पर खूब काम किया था, जो मानवतावादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारे यहाँ जो 3 प्रकार के मानवतावाद काम आते हैं, एक भौतिकतावादी मानवतावाद, और दूसरा आध्यात्मिकतावादी मानवतावाद, और तीसरा है एकात्म मानवतावाद, जो पंडित दीनदयाल जी थे, एकात्म मानवतावाद। तो एकात्म मानववाद, आध्यात्मिक मानववाद और भौतिक मानववाद। भौतिक मानववाद जो कार्ल मार्क्स है, आध्यात्मिक मानववाद रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और एकात्म मानववाद जो बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी है, जिसमें जो एकात्म मानववाद मतलब सभी जो मनुष्य है उसमें एक परम सत्ता का ही निवास है, और वही मानवतावाद है। और ये जो आध्यात्मिक मानववाद, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद है। उन्होंने पूरे विश्व को ही बंधुत्व माना था, और उनकी राष्ट्रवाद पर एक किताब है जिसमें इस मानवतावाद पर पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा भी, इसमें समान सबके लिए, ऊपर नीचे कोई नहीं है, सब बराबर होना चाहिए, वर्ग भेद मिटना चाहिए। ये भौतिक रूप से
मानवतावाद की स्थापना की बात करते हैं। तो सभी ने यही माना है कि कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मानव से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो सब कुछ, कोई धर्म है, वो कौन सा धर्म है? मानव धर्म है। न ईसाई बड़ा है, न हिंदू बड़ा है, न इस्लाम बड़ा है, न सिख बड़ा है। बड़ा धर्म कौन सा है? मानव धर्म है। जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे बड़ी चीज है और सभी को उसी की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो हमारा जो मूल्य निर्धारण हो, जो मूल्य निर्माण हो, जो मूल्य का व्यवहारिक पक्ष हो, इसमें इन चारों ही जो दार्शनिक मत है उनका प्रभाव पड़ा है। और हम जब आगे मूल्यों के प्रकार की बात करेंगे तो इन चारों के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसके क्रियात्मक पक्षों पर बात करेंगे। वो अपने प्रकार के साथ साथ संदर्भों के साथ इसका रूप आ जाएगा। तो हम जो दर्शन और मूल्य को इस वीडियो में आपको सामने मैंने रखा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो चैनल है उस पर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगला वीडियो फिर आए, तब तक के लिए आप फिर दूसरे वीडियो देखते रहें। हम अभी 3-4 वीडियो और आएंगे जो हम मूल्यों से संबंधित होंगे और उसमें हम मूल्य और शिक्षा को किस प्रकार एक साथ देख सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो ये मूल्यों की पूरी सीरीज है। आप सीरीज को देखने के लिए मेरे पिछले वीडियो और आगामी वीडियो को देखते रहेंगे, तब आपको पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।